पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। मैं इनको आज अपील करता हूं कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जो कहते थे दिन रात एनआरओ नहीं दूंगा, पिछले 2 दिन से हाथ जोड़ के नवाज शरीफ से एनआरओ मांग रहा है। सुन लो, नवाज शरीफ तुम्हें एनआरओ नहीं देगा। सियासतदान कॉल देता है, वो गली गली जाके दावत नामे बांट कर ख्वार नहीं होता। पीडीएम के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, ये आपको पता लग जाएगा। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं है, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आज हमसे जरा बात करें। वफा करोगे हम वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क के सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद वज़ीर दाखिला बने और वज़ीर दाखिला बनते ही जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि 13 दिसंबर को लाहौर में पीडीएम को जलसा करने की मुकम्मल आज़ादी है। जलसा करें, ना रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी करेंगे, ना कहीं कंटेनर लगेंगे, बल्कि जो जलसे में आना चाहे शौक से आए और अपोजिशन अपना शौक एहतजाज का पूरा कर ले। अगर वफा करना चाहती है तो वफा करेंगे, अगर जफा करना चाहती है तो जफा करेंगे। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत का इजलास हुआ, काबीना का इजलास भी हुआ। फिर उसके बाद राजा बशारत साहब की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो भी जलसा करेगा उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे और कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ी तो कंटेनर भी खड़े किए जाएंगे। गोया लगता यह है कि वफाकी हुकूमत, वज़ीर दाखिला अगर कह रहे हैं कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की पीडीएम को इजाज़त है, तो पंजाब हुकूमत उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करती हुई और इजाज़त ना देने की बातें कर रही है। अब इन दोनों हुकूमतों के माबैन चल क्या रहा है? मरकज़ में भी पीटीआई की हुकूमत, पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत। और अगर वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं इजाज़त है, तो फिर पंजाब की हुकूमत क्यों कहती है कि इजाज़त नहीं है और उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे? फिर उसके साथ जो फौरी तब्दीलियाँ की गई काबीना के अंदर, क्या शेख रशीद अहमद साहब को इसलिए लाया गया कि जो एहतजाजी तहरीक है पीडीएम की, ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी तो हुकूमत को भी कोई सख्त फैसले करने पड़ेंगे, या कोई वाकई एजाज शाह साहब, बगैर एजाज शाह साहब उनकी सेहत के हवाले से कि वो शायद इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वज़ीर दाखिला की हैसियत से, तो उनकी वज़ारत तब्दील की गई है और फिर कुछ ऐसे गैर मुंतखब अफराद भी काबीना का हिस्सा बने। क्या ये मुस्तकबिल की सियासत में किरदार क्या अदा कर सकेंगे? ये भी आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ सीनियर तजियाकार जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे ही कर लिया जाए, क्या आज की काबीना की तब्दीलियों को आप किस निगाह से देखते हैं? शेख रशीद अहमद साहब को वजारत दाखिला क्यों दी गई? बुखारी साहब, आपको आवाज आ रही है? बुखारी साहब तक गालबन हमारी आवाज़ का कुछ डिस्टॉर्शन का इशू है आज मौसम की खराबी के बायस। हफीजुल्लाह न्याई साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। काबीना की आज की तब्दीलियाँ, उसको आप कैसा देखते हैं? फिर शेख रशीद अहमद साहब को वज़ीर दाखिला बनाया जाना, क्या पीडीएम के लिए वज़ीर दाखिला बनाया गया? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि पीडीएम के लिए। हो सकता है किसी ज़हन के किसी गोशे में इमरान खान साहब के ये भी हो, क्योंकि शेख रशीद साहब की वो अजाई तरकीबी नहीं है। वो जो फिल्मी डायलॉग बोलते हैं वो उनकी फिल्मों की हद तक जो है वो महदूद है। वो पूरी जिंदगी मैंने उनके, मेरा उनका साथ जो है 1968-69 का है, जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे और ये 12 गार्डन कॉलेज के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी बने थे, मुख्तलिफ जगहों से फिरते फिराते। तो मैंने देखा है कि उनकी तकरीर जो है वो बाकी बड़े बड़े फायर बैंड स्पीकर हैं, लेकिन वो तकरीर जो है 2-3 दफा सुनने के बाद चौथी दफा आपको बदमजा करेगी कि उनके अंदर कभी भी इंटेलेक्ट नहीं रही। तो वजारत जो होती है वो 2-3 चीजों का कम्बिनेशन होनी चाहिए वजारत दाखिला। एक यह है कि उसके अंदर एक कैपेसिटी हो, एक इस्तेदाद हो, एक इस्तात हो, एक इंटेलेक्चुअल उसका कोई लेवल हो। दूसरा उसको जुर्रत हो। शेख रशीद इंतहाई बुज़दिल आदमी वाक़ हुए हैं, और जो बंदा सारी जिंदगी ये बता के ना थके
कि मेरे साथ पिंडी का गेट नंबर 4, हमें तो पता ही नहीं है कि गेट नंबर 4 क्या है, कि फौज को उनका भी मशहूर होना चाहिए और हमें भी उनका मशहूर होना चाहिए। तो ये बताया कि गेट नंबर 4 ऐसा है कि जिसमें आप जाके आर्मी क़यादत को जाके मिलते हैं, फौजी क़यादत को, और ये वो लोग हैं कि वो हुए तुम दोस्त जिसके उसके दुश्मन आसमान के हो। लेकिन बुज़दिल आप कैसे समझते हैं अपना शेख रशीद साहब को? तो बड़े दबंग किस्म के कलाशन कोफे लहराया करते थे, आपको याद होगा लाल हवेली से। वो बहुत ही बुज़दिल है। वो देखें, ये मैं बता रहा हूँ ना कि फिल्म के अंदर सुल्तान राई बनना, अब सुल्तान राई क्या ख्याल है आपका जिंदगी पर, आप आम जिंदगी में वैसे ही होगा जो मुस्तफा कुरैशी हमने देखे हैं। ये सारी चीजें जो होती है ना, जिसको कहना चाहिए कि आप एक स्टेज पे आके ही अच्छा एक ड्रामा पेश करते हैं, वो एक सिक्का बंद का बुज़दिल है। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि यार न्यूक्लियर जब एक्सप्लोजन हो रही थी मैं भाग गया था पाकिस्तान से, कई दफा कह चुके मैं शेख बुज़दिल हूँ, वो तो कन्फेशन कर चुके हैं। फिर जिस मौके पे भी जब तहरीकें चली हैं, मैं तो उनको 70 में भुट्टो साहब के वक्त में देख चुका हूँ, ये सारा दिन बैठते थे, सियासत करते थे भुट्टो के खिलाफ, बैठे होते थे कौसर न्याजी साहब के पास जाके, बैठे होते थे हफीजुद्दीन की दादा के साथ। तब उनकी उड़ान इतनी थी। ये तो सिवाय मैनिपुलेशन के, और जो बंदा ताकत में होता है उसके साथ कौन बैठ, देखो ताकत के आगे कौन जाता है बगैर रसूलों के? कोई जाता है, डरता है उनसे, जैसी कमजोरी होती है जिनके सारी, और किसी तरह से। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूं कि मतलब वो एक ही इसी रवानी में कह गए बेशुमार बातें कि जी हम पता नहीं क्या कि फलां नहीं करेंगे, हमने धरना दिया है। भाई आपके धरने में बंदे होते तो वो जरूर कामयाब होता। आप क्यों नहीं ये मानने पर तैयार कि इमरान खान के धरने में बंदे नहीं थे? अगर पीडीएम के जलसों में बंदे नहीं होंगे तो पीडीएम भी नाकाम हो जाएगी। अगर जमे गफीर निकल आया, और ये देखो इनको तो जो सहूलतकार थे जिनका जिक्र अब करो फर से होता है, ये सहूलतकारों ने ही कहा था इमरान खान को 2014 अगस्त में कि 50,000 बंदा ले आओ। वो ये टेपें जो बह रही जनरल जहीरुल इस्लाम साहब की और बाकी जिनके ऊपर बहुत हुआ कार हुई, तो ये तो बंदे निकाल के, आम सी साइंस है जी। बंदे अगर इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए ना निकलते वो कभी बहाल ना होते, पीएनए की मूवमेंट के अंदर बंदे ना निकलते वो कभी ना जाते। तो 13 दिसंबर को बंदे निकलेंगे न्याय साहब? मैं कहता हूं कि आप, मेरा अपना ख्याल है, मेरा भी थोड़ा सा बड़ी गहरी नजर है कि 13 दिसंबर में पाकिस्तान के जो सियासी जलसे हैं, आप इसको कंपेयर ना करें उनके जनाजे के साथ कादरी साहब के, रिजवी साहब के। ये 13 दिसंबर को पाकिस्तान के सियासी तारीख में होने वाले जलसों में ये सबसे बड़ा जलसा होगा। इनको अंदाजा नहीं है कि लाहौर के अंदर लोगों के जज्बात क्या है। ठीक है, ये तो कहते हैं ना एक जलजला आता है तो वो उसके इफेक्ट्स तो पता कई किलोमीटर तक होते हैं, लेकिन एक एपी सेंटर होता है। लाहौर इस तहरीक में हुकूमत के खिलाफ जो जज्बात है उसका एक एपी सेंटर है। असल में जहाँ पे जो रिक्टर स्केल है ना, यहाँ पे मैक्सिमम 8 मेजर होगी, या इतना बड़ा भौचाल आना लाहौर के। लेकिन मेरे तो खैर आपने बातें नहीं की तो बाद में होगा। मेरी जो शिकायत पीडीएम से है कि पीडीएम क्लूलेस है कि लाहौर का जलसा वो क्यों करना चाहती है, उसके बाद क्या करेंगे। और ठीक है, मैं इसमें वापस आता हूँ आपकी तरफ, मैं इसमें वापस आता हूँ आपकी तरफ कि जलसे की इजाजत देना ना देना वफाक और हुकूमत और पंजाब के माबैन मसला के चल रहा है। सलीम बुखारी साहब, आप काबीना में तब्दीलियों को कैसे देखते हैं? शेख रशीद अहमद साहब को वज़ीर दाखिला क्यों बनाया गया? क्या टास्क दिया गया है या वाकई ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब बीमार थे, वज़ारत दाखिला चलाना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए वज़ारत तब्दील की गई? बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मैंने न्याजी साहब की पूरी तो नहीं सुनी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल के जवाब पर आने की। गुजारिश ये है कि जब वक्त की नज़ाकत को समझे बगैर आप चेंज ऑफ गार्ड करते हैं, चेंज ऑफ कमांडर करते हैं, चेंज ऑफ कॉमरेड इन आर्म्स करते हैं, तो ये फैसले लेट हो चुके होते हैं। ये बहुत पहले कर लेने चाहिए ताकि, और वो भी इस सूरत में कि आप अपने मुखालिफ के साथ बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पहले तो आपने अपने ही प्रोपोगंडे को सच मान के ये तस्लीम कर लिया कि ये अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती, ना इसने इकट्ठा होना है, ना इनसे जलसों के अंदर लोग इकट्ठे किए जा सकेंगे। आपने इसको तस्लीम कर लिया, जिस तरह दुनिया के बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर्स और बहुत बड़े बड़े जो स्टॉलवर्ड्स थे उन्होंने अपना प्रोपोगंडा खुद चुके मानना शुरू कर दिया, इसलिए तबाह और बर्बाद हो गए। हिटलर की मिसाल आपके सामने, मुसोलिनी की मिसाल सामने, बेपनाह मिसालें आपको दे सकता हूँ। इसी तरह से खान साहब जो है वो अपने मशीरों इर्द गिर्द जो उनके एक निश्चित सर्कल है उसके प्रोपोगंडे को तस्लीम कर लेते हैं, और आज ये सूरत हाल दरपेश है तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि क्या करें। बुखलाहट हर चेहरे से वाज़ेह है। और जो आपका सवाल है कि शेख रशीद साहब के इंटीरियर मिनिस्टर बनने से कोई रेडिकल तब्दीली ग्राउंड सिचुएशन में आने जा रही है, तो वो मैं तस्लीम करने के लिए अब तैयार इसलिए नहीं हूँ
कि अगर कोई सख्त इक़दाम करेंगे तो उसका वही हशर होना है जो मुल्तान के जलसे का हुआ था। लेकिन बुखारी साहब, जितने शेख रशीद साहब पुराने सियासतदान हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, वो क्लैश चाहेंगे या कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, ना हुकूमत मुश्किल में हो, ना अपोजिशन किसी आखिरी हद तक जाए? ये फैसला सिर्फ इमरान खान ने करना है। उनकी नाक के नीचे बाकी जितने भी लोग हैं उनमें ना फैसला करने की ताकत है और ना वो बड़े साहब के फैसले से इनकार कर सकते हैं या उनको कोई दूसरा मशवरा दे सकते हैं। शेख रशीद साहब जो है इस टोटली कैरिड अवे, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने स्पेशली खान साहब को यहाँ भेजा है और वही इस मुल्क की तकदीर के मालिक हैं। वही अब यहाँ इंकलाब भी लाएंगे, नया पाकिस्तान भी बनाएंगे, जबकि मन से कुछ भी नहीं पा रहा है। हत्ता कि अब तो यूं लगता है जैसे बनी गला को मैनेज करने के लिए भी उनको बाहर से कुछ सपोर्ट चाहिए। जो शेख रशीद साहब है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पुराने सियासतदान हैं, लेकिन आप उनकी सियासत के मंबे देखिए, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं। वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के लोग रहे हैं। आज की अपोजिशन की लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। वो कहते हैं हम इमरान खान से लड़ने के लिए तो आए नहीं, हम तो उनसे लड़ने आए हैं जो सिलेक्टर हैं, हम उनसे लड़ने आए हैं जो फैसिलिटेटर्स हैं, हम उनसे लड़ने आए हैं जो उनको लेके आए हैं। तो लड़ाई और मुखालफिन तो वादे हैं। इमरान खान साहब तो बीच में कहीं फिर तो बुखारी साहब, फिर न्याजी साहब की बात दुरुस्त है, शेख रशीद सख्त या बयानात के लिए आए हैं, सख्त एक्शन के लिए नहीं। उन एक्शन उनके, मैंने जैसा आपको मुल्तान की मिसाल मैंने आपको जानबूझ के दी है। अब अपोजिशन की स्टेज पे पहुंच गई है जहां ये मूवमेंट पीडीएम की अब आ गई है, वहां दफा 44 लगा देने से, कंटेनर खड़े होने से ये तूफान रुकने वाला नहीं है। ये जैसा कि न्याजी साहब का आखिरी जुमला मैंने सुना कि लाहौर में परसों एक नई तारीख लिखी जाने जा रही है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। इसलिए कि आप देखें पिछले 3 दिन से इसी लाहौर शहर में, जिसको पॉलिटिकली लोग डेड सिटी कहने लगे थे, मरियम ने जो रैलीज निकाली हैं उसमें जो लोगों का क्राउड, उसकी तादाद तो जो भी हो, लेकिन जिस तरह से वो चार्ज थे तो उनके अंदर पीपल्स पार्टी के जैले की तरह का एक मतवाला पर लोग चार्ज हो रहे हैं। वो अगर निकलेंगे जलसा करने के लिए तो फिर जलसा गाह जाएंगे। आज हदीज साहब से मेरी बात हो रही थी, वो मेरे दफ्तर तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने कहा जो कुछ भी हो जाए लाहौर का जलसा तो होना है और मैं यहाँ से सीधा मिंटो पार्क ही जा रहा हूँ, यादगार पाकिस्तान जो है, और वहाँ मुमकिन है मैं रात भी बसर करूँ। तो वो तो बिल्कुल मुतमईन है, तय किए हुए हैं इस जलसे ने हर सूरत होना है। इस तरीके से लोग इसको इसमें पहुंचेंगे, जो नजर आ रहा है जैसे होगा, जहाँ से काफिले चलेंगे और आएंगे, तो एक बहुत बड़ा जलसा एंथुसियास्टिक वर्कर्स का लाहौर में होने जा रहा है। ठीक है, आप ना कोशिश करेंगे ना इसको रोक सकते। ठीक, इफ्तिखार अहमद साहब, शेख रशीद अहमद साहब समेत काबीने में जो तब्दीलियां हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? फिर शेख रशीद अहमद साहब कोई किरदार अदा कर सकेंगे हुकूमत और अपोजिशन के माबैन? देखिए, ये बात है सियासत में, मैंने आज कहा ना, कोई मार्का आखिरी नहीं होता। अगर ख्वाहिशात अमल का रूप धारने में जो है ना वक्त ले लेती है और एक फरीक की गैर मुनासिब मनसूबाबंदी दूसरे की ताकत बन जाती है। अब लाहौर के मार्के को आप आखिरी मार्का नहीं कह सकते और शेख रशीद की ख्वाहिश कि ये पीडीएम घर से बाहर ना निकले, ये हकीकत का रूप नहीं धार सकते। ठीक है, और गैर मुनासिब मनसूबाबंदी का ये हाल है कि एजाज शाह साहब जो का तबीयतन शरीफ इंसान है, ठीक, वो किसी भी खातून को ऐसी सजा देने के लिए तैयार न थे कि उसको लाहौर के किसी जेल में भेजने के बजाय अटक में या मुल्तान में भिजवा देते। उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये तो सूबाई सतह के ऊपर फैसले होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कर सकूंगा, आई एम सॉरी। फिर इस मुल्क ने एक अजीब हरकत देखी कि प्राइम मिनिस्टर की सतह पे एक आदमी के बारे में 2 दफा बयान दिया गया कि उससे अच्छा आदमी तो आया ही नहीं जब से 70 साल से पाकिस्तान बना है इंतजामी मामलात को हैंडल करने के लिए। उसने कहा जनाब ये मेरा काम है, मैं देखूंगा। और जिस दिन से वो आए हैं लिस्टें हर वक्त लिस्टें फिरती रहती हैं सोशल मीडिया में, नामों के साथ बल्दियों के साथ चप रही हैं, कौन गिरफ्तार होगा। अभी हमारे इलाके का MP है अख्तर बादशाह, उसके डेरे पे छापा मारा है तो उसको ढूंढते फिर रहे हैं, और वो 2-4 दोस्त हमारे जो हैं उनको नजरबंद कर दिया घरों में। ठीक, और मेरे ये दोस्त कह रहे हैं हफीज न्याजी साहब कि जनाब लोग जाएंगे, लोग तो जरूर जाएंगे। अब सवाल है कि ये होने क्या जा रहा है।
और ये जो मैंने आपकी नीचे में पढ़ रहा हूँ जो नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है इस्लामाबाद की तरफ से, वो भी बड़े मजे के 2 माह के लिए इज्तिमात पे पाबंदी आयद कर दी, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। अब आइए, कल जो कुछ मैंने देखा अपने इलाके में, कल सारा का सारा दबाव हमारी सड़क पे था, फिरोजपुर रोड पे। गजू मता से शुरू होती है एक नेशनल असेंबली और ये नीचे तक जा रहे थे। आप यकीन करें, काफी अर्से के बाद एक अच्छा मुकर्रर मिला लोगों को बात सुनने के लिए, और लोगों का जो रिस्पांस था वो बड़ा मजे का था। दे वर चार्ज्ड यंग लॉट। अगर उधर यंग है तो इधर भी यंग मैंने देखे कल, जो तस्वीरें हमने देखी। ठीक, हालत आपकी ये हो गई है, आप डीजे को पकड़ लेते हैं। अब डीजे बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, वो करना चाहता था, उसको जलील करके मॉल्ट्रॉन से ले गए। कल एक दुकानदार का पर्चा कर दिया कि तुमने एसओपी की वायलेशन की है, कि यहाँ पे लोग कड़ाई खा गए। इससे आपको अंदाजा नहीं होता कि क्यों लाया गया शेख रशीद। शेख रशीद को लाया गया है कि बिकॉज ही इज एंटी पीपल्स पार्टी, बिकॉज ही हेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक, बिकॉज ही हेट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। लेकिन ये बयानात की हद तक तो होंगे ना, अमलन क्या कर सकेंगे? अमलन आपको पता लग जाएगा क्या अमलन होता है। आप तस्वर नहीं कर सकते ये कहां तक जा सकते हैं। आपकी तमाम ये जो ख्वाब ख्याल आप भूल जाएंगे। ठीक, आपको वो चीजें नजर आएंगी जिसका निशान मुझे बताएं। नहीं, नुसरत एक सेकंड, लेट मी फिनिश इट। नो, आप एक आदमी को मजबूर कर देते हो कि वो अपनी बात को पिक करे। ब्रेक पे जा रहा हूँ। जी प्लीज। नहीं, नुसरत मुझे बताओ, डीजे के साथ जो सलूक किया गया, व्हाट मैसेज, क्या मैसेज दिया गया? ठीक, वो बेचारा अपना कारोबार करता, उसको घसीट के लेके आए दुकान से। इससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या होने जा रहा है। ये ज्यादा बात है कि क्या ये कर सकेंगे या नहीं कर, क्या लोग ज्यादा होंगे या ये ज्यादा होंगे, जिस तरह हुआ था एक जमाने में पीएनए की तहरीक में, कि एक स्टेज पे आके कुछ अफसरान ने कहा था, सॉरी सर वी कांट डू इट, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। और जिस तरह इनके अपने अंदर भी कहा गया, ये एक कोई था कल परसों मीटिंग एक हुई, कोई एसपी इन्वेस्टिगेशन बोला, एसएसपी, उसने भी कुछ ऐसी बातें की, कुछ ढीली मिली, उसने ये हमारा काम नहीं है, उसका काम है, उसको कहा तुम छुट्टी करो, चलो घर जाओ। तो इतने ये 2-3 चीजें छोटी छोटी हैं। अब देखना है कि ये जो जफा करोगे, प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, ये सारी जो कहानी है उसमें आपको प्यार मोहब्बत का धमकी नजर नहीं आ रही। नसुदा पढ़े लिखे आदमी हो, अदब को जानते हो, शायरी को जानते हो। इफ्तिखार साहब लेते हैं इस धमकी का जायजा लेते हैं, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक भी शामिल कर लें। एक कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं, इस धमकी भी बात करते हैं जो शेख रशीद साहब दे रहे हैं। उसके साथ साथ क्या पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन कोई इख्तलाफ है? क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत कहती है जलसा हो सकता है, कर लें जलसा, कोई रुकावट नहीं होगी, तो फिर पंजाब हुकूमत क्यों कहती है मुकदमात कायम होंगे? इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जलसे कर लें, मीनार पाकिस्तान पे जाएं, कोई कंटेनर नहीं लगेगा, लेकिन पंजाब हुकूमत कहती है कि जो जलसा करेगा उनके खिलाफ मुकदमात भी कायम करेंगे। हजूर, ये वो हुकूमत है जहाँ पे वो हम सुनते थे ना कि हाथ को हाथ ही सुझाई दे रहा, ये बिल्कुल एक घटाटो पर देने के अंदर जो तामकोलियां मार रहे हैं, और ये उससे अंग्रेजी में कहते हैं सेवर रैटलिंग। इनके पास ये क्लूलेस है। वज़ीर आज़म की बात सुनेंगे तो एक तरफ जा रहे होंगे। मैं श्री बुखारी साहब, जिनके खुद भी तबसरों से ना सीखता हूँ बल्कि उसको ज्यादा रियली एंजॉय भी करता हूँ, लेकिन एक बात मैं होशगुजार कर लूँ कि जो वज़ीर आज़म है वो इस वक्त जिस पोजीशन में बैठे हैं, देखिए ये मैंने आपके पीछे प्रोग्राम में शायद बताया था कि ये तीन तरफी लड़ाई है। एक एस्टैब्लिशमेंट अपने तौर पे बैठी है और वो सिर्फ अपोजिशन के साथ उसका बहुत बड़ा फ्रंट खुला हुआ है, लेकिन मत भूलें कि इस हुकूमत को भी उसने सरफ नजर नहीं किया होगा। ठीक, तो ये इमरान खान की हुकूमत है, उसका भी पूरा फ्रंट अपोजिशन के खिलाफ खुला हुआ है, लेकिन उससे एस्टैब्लिशमेंट से भी वो देख रहा है कि अगर लड़ाई में दोनों कमजोर हो जाए, अगर लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोट एक की दुम, तो ये उसमें अपना सारा जो है जिसको कहना चाहिए कि आबादी देख रही है,
और एक ऑपोजिशन है कि जो जाहिर है उसने तो कह दिया है, और यहाँ बुखारी साहब ने फरमाया है कि असल दुश्मनी जो है वो तो कह चुके हैं कि इमरान खान से तो है ही नहीं। लेकिन नहीं साहब, क्या ये कंफ्यूजन है या ये हुकूमत की स्ट्रेटेजी है कि पंजाब हुकूमत कुछ कहे, वफाकी हुकूमत कुछ कहती रहे? लेकिन ये पहली बात तो ये है कि मैं माजर इसलिए भी नहीं दूंगा अगर कोई बन भी जाए कि 2.5 साल में, और फिर उससे पहले इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि उसमें कोई कभी आपने देखे कोई जो है ना कोई कोहेरेंट पॉलिसी नजर आए, कोई एक मजबूत किस्म की कोई पॉलिसी नजर आए। वो भी वो कंफ्यूजन होते हैं, सुबह एक बात कह रहे हैं, दोपहर खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि यकसुई नाम की चीज उनके करीब से नहीं भटकी। ये तो पाकिस्तान में एक अजीब गरीब क्योस है। खुदा गवाह है कि मेरे बड़े सीनियर भाई साहब बैठे हैं और फिलहाल हमारा बहुत भाई है और आप बैठे हैं। मुझे खुदा ये बिल्कुल यकीन है, मुझे सिर्फ पाकिस्तान की फिक्र है। मुझे 1971 जो है बुखारी साहब और बुखारी साहब जो है उनको भी जरा याद होगा। मैं भी जो 18-19 साल का था। हम जो 16 दिसंबर जब सारा जो ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुआ था, 2 दिन पहले मैंने ग्राम में नहीं था, हफ्ता पहले नहीं करके पाकिस्तान टूट सकता है। देखिए इस वक्त इंडिया के अंदर जो हलचल बची हुई है, तमाशा बचा हुआ है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि इंडिया उसे तोड़ हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर शिरकाम ना करे। क्या हम 1 दिन 2 दिन के लिए सस्टेन कर सकते हैं? उन्हें ऑलरेडी में ड्रॉ किया हुआ है टेंशन बढ़ा के। तो मुझे तो जो वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, हम कहीं और निकल जाएंगे, आपको तो ऐसा मौजूद नहीं है। लेकिन मौजूद इसलिए हमारा है कि जो मुल्क के अंदर हम सियासियत में इस्तेकाम इंतशार की बात कर रहे हैं, ये हम कब तक ये होते हैं कि हर पाकिस्तान के अंदर 70 साल में एक आने की जरूरत होती है। आप रियासत का पूरा रुपया जो है वो खर्च करा के बैठे होते हैं। अब इसके अंदर मैं कभी भी इमरान खान साहब को मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि ही इज नॉट द मैन टू बी ब्लेम्ड और रिस्पॉन्सिबल। 2014 से जानवर बनाया हुआ था आपने उस वक्त की हुकूमत को, तो इमरान खान ने बनाया हुआ था। फिर जैसे 2018 के इलेक्शन हुए और जिस डिटाई से हुए, ये मुझे नहीं याद पता कि जियो में मेरे साथ या नहीं थे, वहां बैठे थे हम, बिल्कुल बैठे थे तो हमें उठा के 7:45 बजे करीब आप पहले भी जिक्र किया, उन्होंने कहा जी आप डिक्लेयर कर दें कि तहरीक इंसाफ जीत गई है। 1% रिजल्ट उन्होंने अभी रिलीज किए थे और वही जो खुद रिलीज कर दो टीवी तक पहुंच रहे थे, रिजल्ट भी नहीं दिए और जीत भी डिक्लेयर की। तो ये सारे काम कराने के बाद अब वो कहते हैं कि जी हमें हमारा नाम ना लो और हम वो इमरान जो हमको ठीक है। मैं मुख्तसर टाइम बड़ा कम है न्याय साहब, वापस आपकी तरफ। आखिरी फिक्र ये है कि आपका मुल्क जो है बुखारी साहब, अगर हम बात करें पंजाब हुकूमत की इस रवैये की, पंजाब हुकूमत कहती है कि हम जलसा नहीं करने देंगे, वफाकी हुकूमत शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला बनते ही कहते हैं खुली छुट्टी है, जो मर्जी करें। क्या वजह क्या है? दोनों हुकूमतों के माबैन PTI की हुकूमत है, क्या हुकूमत कंफ्यूज है या बहुत ज्यादा सियानी है? पहली बात तो यह है कि मैं बहुत मशहूर हुआ, जिन जज्बात का इजहार साहब ने मेरे लिए किया है, मैं अब अगर उनकी तारीफ करूंगा तो वो मैं चला हाजी बुगोयम हाजी जाएगा, लेकिन वो भी माशाल्लाह बहुत मैच्योर्ड और सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, एक लिहाज से जर्नलिस्ट भी हैं, इसलिए कि बाकायदा कॉलम लिखते हैं। आपके सवाल की तरफ आता हूँ जल्दी से। मैं देखिए गुजारिश ये है कि ये जो तीनों कैफियत आपने बयान की हैं, और बुखलाहट किसे कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर धड़ंग से टेलीविजन पे आके कहता है कि हम इन्हें जलसे की इजाजत देंगे, कुर्सियां नहीं लगाने देंगे, जिसके प्राइम मिनिस्टर में इतनी कंट्राडिक्शन है, तो आप नीचे डाउन द लाइन क्या तस्वुर कर सकते हैं? और जहां तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, इसने अपनी रिट का बेड़ा गर्क खुद किया। मुल्तान में जिस तरह से दफन हुई है रिट वहां की, उसकी दूसरा मकबरा यहाँ बनने जा रहा है लाहौर में। आप जब हवा का रंग नहीं देखते हैं, आप जब आसमान पर आने वाले बादलों की यानी गंभीरियत नहीं देखते हैं, तो फिर आप किसी तरह की भोंगियां मारते हैं। मैं ईमानदारी से समझता हूं कि ना ही इमरान खान अपने लफ्जों पर 24 घंटे से ज्यादा कायम रह सकते हैं, और यही हाल उनका नीचे है। शेख रशीद साहब को लाने की वजह अगर ये जलसे रुकवाना या जलसों से निजात हासिल करना नहीं था, तो फिर कौन सा इंकलाब ले आए थे वो रेलवे में, जो उन्हें इस वक्त इंटीरियर दे दी गई है। तो मेरे ख्याल से उनको कहा गया है कि आप हार्ड, वो जिसको कहते हैं आयरन हैंड से इससे निपटें। वो कैसे निपटेंगे उनको अभी कोई सूरत हाल का अंदाजा पूरी तरह शायद नहीं है। अब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के सामने आएंगी तो उन्हें पता चलेगा कि बात जो है वो आम हालात से बहुत आगे बढ़ गई हुई है। ये वो पहला साल उनका नहीं है जहां अपोजिशन चुप करके बैठ गई थी अपने अपने कमरों में जाके।
क्या पार्लियामेंट के अंदर वो खामोशी इख्तियार किए हुए थी। अब ये ओपन वॉर है, और वो कहते हैं ना कि ऑल इज वेल इन लव एंड वॉर। तो अब जो कुछ भी अपोजिशन कर रही है वो ये समझती है कि ये इट इज विद इन आवर लेजिटिमेट राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन इनकैपेबल फ्लॉप गवर्नमेंट, जो इसने आवाम की जिंदगी अजीवन कर दी है, जो जर्नलिस्टिक नॉर्म से हटती जा रही है, जो कश्मीर जैसे इशू के ऊपर चुप करके बैठ गई है। ये सारी एलिगेशन मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये अपोजिशन की है। और जब मुज़ाकरात का वक्त था, इमरान खान साहब ने कुट्टी की हुई थी अपोजिशन के साथ, वो हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे, शक्ल देखना नहीं चाहते थे। आपको याद हो पहले इजलास में असम्बली के शहबाज शरीफ ने कहा था उनसे कि आइए मिसाके जमहूरियत कर लेते हैं या मिसाके मईशत कर लेते हैं, तो उस वक्त वो उनको चोर और डाकू कह के बुलाते थे। अब जब वो कह रहे हैं कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पार्लियामेंट और मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, ये इट इज ए पोजीशन ऑफ वीकनेस। ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने तो सियालकोट में भी कहा कि मुज़ाकरात बातचीत करने के लिए हुकूमत तैयार है। फिर फवाद चौधरी साहब के ट्वीट से ये नजर आता है कि वो कहते हैं कि कोई जो दोनों अपोजिशन हुकूमत के लिए काबिल कबूल हों शख्सियात, वो किरदार अदा करें। कोई बातचीत हो सकती है, उसका इम्कान नजर आता है आपको? नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब खुद उस वक्त इमरान खान का रवैया क्या था, और अभी भी इमरान खान ने इस दफा पहली दफा शायद NRO का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया इस दावत के साथ। मतलब हमेशा से मेरे जैसा आदमी उसको समझा रहा है कि आप NRO नहीं दे सकते हो, मामलात अदालतों में है, अदालतों ने सजाएं देनी है, सजाएं लेने के बाद उन्होंने अपीलों में जाना है, फिर हतमी फैसला आएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ तो मतलब भी इस बात को मान लो कि नैब और न्याजी गठजोड़ का नारा दुरुस्त है। एक मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, मुज़ाकरात दुनिया में होते हैं, यहाँ भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तजाद है अपोजिशन के मौक़िफ़ में और इमरान के मौक़िफ़, दोनों के मौक़िफ़। ठीक, अपोजिशन ये कहती थी ये शख्स जो लाया गया है और जो नताइज भुगतरी कौम बदहाली से गुजर रही है, ये पैदा करते हैं इसके सिलेक्टर्स के। अब वो तासरी देना चाहती है कि वो सिलेक्टर से बात करने को तैयार है। मैं इसके खिलाफ। और मैं समझता हूँ कि सिलेक्टर्स के बजाय हमें पार्लियामेंट के ऊपर इत्मीनान करना चाहिए और पार्लियामेंट में से किसी कमेटी को इमर्ज करना चाहिए। ठीक है, ये एक और बात जो मैं इसमें फायदा उठाना चाहूंगा, कल जो कुछ भी प्रोटेस्ट हुआ, एक गमला भी नहीं टूटा, ये हकीकत है। तो फिर सजा देनी जाती है किसी वर्कर को, किसी के साथ जुल्म कर। और इफ्तिखार, अगर आपका प्रोग्राम अभी खत्म हो रहा है तो मैं इफ्तिखार आरिफ का एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी, ये है PDM। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ इफ्तिखार साहब। PDM के जलसा है, जलसा हो रहा है, फर्ज कर लेते हैं यही लगा बात है कि बारिश अगर इमरान खान की मदद को आ जाए और जिस तरीके से आती नजर आ रही है, तो फिर इमरान खान तो बच जाएगा और उसकी कुम भी बच जाएगी और बुदार साहब भी बच जाएंगे अगर बारिश कल सारा दिन होती रही। सर इफ्तिखार आरिफ ने शेर कहा था, शाम आ रही है डूबता सूरज बताएगा, तुम और कितनी देर हो, हम और कितनी देर। चले इफ्तिखार साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद एक बड़ा शॉर्ट सा सेगमेंट बचेगा जिसमें हम पूछेंगे कि मरियम नवाज बार बार क्यों कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म अब NRO मांग रहे हैं। फिर वो ये भी बात करिए कुछ वफाकी वज़रा भी राब्ते कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है, इस पर बात करते हैं। अब शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हफीजुल न्याजी साहब, 1 मिनट आपके पास है और आपने बताना यह है कि जो मरियम नवाज कहती हैं कि NRO अब वज़ीर-ए-आज़म मांग रहे हैं और हर रोज कहती हैं, इसमें कितनी सदाकत है? और ये भी कह रही है कि वजीर भी राब्ते कर रहे हैं। असल में ये तो अगर आपका टॉपिक क्योंकि लंबा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जी जैसे मैं हमारे साथियों ने कहा है कि NRO जो है या जो कोई अगर जो ये डिक्टेटर्स दिया करते हैं, और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून का जो एड्रेस कर रही है या जो उनका सब्जेक्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने खुल के बता दिया है, उन्हीं का बयानी है, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की फॉलोइंग है। मरियम नवाज शरीफ साहब की जो पजीराई है, नवाज शरीफ साहब की पजीराई है, जो मुस्लिम लीग की क़यादत की पजीराई है वो उनकी पजीराई है। इमरान खान साहब से या ये हुकूमत से तो उन्होंने कभी एड्रेस ही नहीं किया, वो तो कहते हैं मोर है। मैं एक छोटी सी बात जरूर ऐड करता जाऊंगा। देखें, इमरान खान साहब के पास जो जिसका हमने जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई ना कोई साथी उठाएगा, वो अपने अखलाकी जवाब कोरोना के ऊपर खो बैठे हैं। देखिए हुआ क्या है
कि कोरोना का प्रोटोकॉल जो है आप देख लें कि अक्टूबर के अंदर आया था इस्लामाबाद में, को 8 या 9 अक्टूबर में, जिन्होंने कहा था हम गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे। इतने में जलसे शुरू हुए। 25 को गुजरा का जलसा हुआ तो इनको पत्नी किसने बता दिया जलसा अच्छा नहीं है। चुनाचे इमरान खान ने हुक्म दिया कि मेरे लिए जलसे अरेंज करो, एक पेशावर सवात में करो, एक हाफिजाबाद में, गुजरांवाला कंपेटेबल जलसा करना था। अब आप जब एक अखलाकी तौर पे आप उन जलसों में आपने इस वजह नहीं जलसे छोड़े, आपने कोरोना की जो वायलेशन आपने की है, आपके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं। दूसरी अहम बात है कि मैं लाहौर के अंदर कौन सी जगह जहाँ कुरान नाफिज है, मैं आज जुमा पढ़ा मैंने, खुदा गए 12,000 के करीब वहां पे नमाजी थे। हर जगह पे जहां पे जलसा तुझे नहीं कर रही वहां पे कौन सा एसओपीस कर रहे हैं। आखिरी बात यह कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो चूंकि मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हुकूमत हर जगह पे मुल्तान में जैसे साथियों ने कहा नाकाम हो गया। जी जी ठीक है। सलीम बुखारी साहब, मरियम नवाज क्यों ये बात कह रही है कि एनआरओ वजीर आजम मांग रहे हैं? वजीर आजम क्या एनआरओ मांगेंगे अपोजिशन से? हाँ, मेरे ख्याल से उनकी बात में इस हद तक सदाकत जरूर है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो कहता था कि चोर है, ये डाकू हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनसे जेलें भर दूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर अब अगर कहे कि मैं पार्लियामेंट में उनके सवालों के जवाब देने के लिए और मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, तो ये एक तरह का एनआरओ तो है। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जो हुकूमत की और इमरान खान साहब की तवक्कात थी कि ये जलसियां करेंगे, लोग आएंगे नहीं, इनको पजीराई मिलेगी नहीं, वो ख्वाब उनका चकनाचूर हो गया। आपके सामने सूरत हाल है, पहले जलसे से लेके अब आखिरी जलसे तक आप आ जाएं और लास्ट मुल्तान का जलसा देख लें, पजीराई तो मौजूद है। पिछले 3 दिनों से लाहौर में हमने जो तूफान देखा है वो कैसे ट्रांसलेट होगा परसों लाहौर में, उससे परेशानी की वजह से जो अब मुज़ाकरात की बात, वो फवाद चौधरी साहब जो सुबह से शाम तक नाम तराजी करते थे अपोजिशन को, अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये इनएविटेबल है और बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको एनआरओ कहते हैं। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब, क्या अपोजिशन से एनआरओ हुकूमत मांग रही होगी? डेफिनेटली जो बात कह रहे हैं मेरे दोनों सीनियर, उसमें बहुत वजन है। असल में पीएमएल का अलमिया ये रहा, माजी में लोग समझते थे ये तो बस ऐसे ही दुकानदारों की जो है ये शटर गिरा के चले जाया करेंगे, जलसा जुलूस इनकी बस की बात नहीं होती है। तो मुजामती इनका किरदार ही कोई नहीं है। जो मुजामती किरदार हम देख रहे हैं गुजरांवाला के बाद, खासतौर पे पंजाब में जो गुजरांवाला का जो